आज अपने विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करना चाहते हैं और वो सवाल यह है कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस सोनिया गांधी के बीच होगा और क्या इसकी वजह से सोनिया गांधी ने एक बार फिर से राजनीति से अपने रिटायरमेंट को टाल दिया है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त होने के बाद सोनिया गांधी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में और विपक्ष की राजनीति में सक्रिय हो गई हैं और सक्रिय नहीं बल्कि काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और वो इस समय विपक्ष को और कांग्रेस पार्टी को एकजुट और संगठित करने के लिए ठीक उसी तरह से प्रयास कर रही हैं जिस तरह का प्रयास उन्होंने वर्ष 1998 में पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद किया था और यूपीए के रूप में विपक्ष को एक मंच पर लाकर देश की सत्ता से बीजेपी और एनडीए को तब उन्होंने बाहर कर दिया था 2004 में। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 में सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं, क्योंकि अभी तक आप जो भी चर्चाएं सुनते होंगे हमारे देश की राजनीति को लेकर बड़े बड़े पत्रकारों से और बड़े बड़े मंचों पर, वो दो चर्चाएं होती हैं। पहली चर्चा तो ये होती है कि इस बार लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल होगा, यानी पूरा विपक्ष एक तरफ और नरेंद्र मोदी एक तरफ। एक चर्चा तो ये होती है। कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होना चाहिए, यानी राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर उस पोस्टर में नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हों। लेकिन एक तीसरी सच्चाई जो नई उभर कर अब आ रही है वो ये कि जब विपक्ष के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है और जब सबको ये समझ में आ गया है कि राहुल गांधी के पास वो क्षमता नहीं है कि वो पूरे विपक्ष को एकजुट करके चुनाव लड़ सकें नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो ऐसे में सिर्फ एक ही चेहरा ऐसा बचता है जो ये काम करने में सक्षम है और वो चेहरा है स्वयं सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी इससे पहले ये सोच चुकी थी कि अब वो सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट ले लेंगे और हो सकता है उन्होंने ये भी सोच लिया होगा अब तक कि वो अगला चुनाव भी शायद ना लड़ें, क्योंकि उनका गिरता स्वास्थ्य है, उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है। लेकिन अब सोनिया गांधी ने शायद ऐसा फैसला किया है कि वो अपने इस रिटायरमेंट को कुछ और वर्षों के लिए टाल देंगी, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। इस समय सोनिया गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकें कर रही हैं। वो बैठकें जो अब से कुछ दिनों पहले तक वो नहीं करती थी, वो सक्रिय नहीं थी, सब कुछ उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर छोड़ दिया था। और आज भी उन्होंने संसद भवन में एक बैठक की अध्यक्षता की है जिसमें राहुल गांधी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों को बुलाया गया था। ये सीपीपी की बैठक थी, यानी कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, संसदीय पार्टी कांग्रेस पार्टी की, उसकी बैठक थी। और जो कांग्रेस पार्टी की संसदीय पार्टी है कांग्रेस की, उसकी चेयरपर्सन स्वयं सोनिया गांधी ही है। और सीपीपी का मतलब जैसा मैंने आपको बताया कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी है। आज उसकी बैठक हुई और बहुत दिनों के बाद सोनिया गांधी इतनी एक्टिव नजर आ रही हैं, इतनी सक्रिय वो नजर आ रही है। आजकल वो संसद में भी दिखाई देती हैं, विपक्ष की बैठकों में भी दिखाई देती हैं और आज उन्होंने अपने ही सांसदों की भी एक बैठक ली है। इस बैठक में यह तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी गौतम अडानी के मामले में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की लगातार मांग कर रही है, उस मांग को लेकर सरकार पर लगातार दबाव ऐसे ही बनाती रहेगी। यानी गौतम अडानी का जो मामला है उसे कांग्रेस पार्टी अगले चुनावों में लेकर जाएगी और इसे बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी और लगातार संसद में यह मांग उठाती रहेगी। इसके साथ ही राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्ष को संगठित करने का काम भी कांग्रेस पार्टी अब करेगी। ये सारे जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त करने के मुद्दे पर एक साथ एक मंच पर आ जाए। और बड़ी बात यह है कि ये सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन्हें एक मंच पर सिर्फ सोनिया गांधी ही ला सकती हैं और कोई नहीं ला सकता। राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं ला सकते। इस मुद्दे पर 27 मार्च को भी एक बैठक हुई थी जिसमें लंबे अरसे के बाद ऐसा देखा गया जब कांग्रेस पार्टी के निमंत्रण पर विपक्ष के 18 दलों के नेता उसे समर्थन देने के लिए इस बैठक में आए थे और यह सब कुछ शायद सोनिया गांधी की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। और यह बैठक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई थी। अब बड़ी बात यह है कि इस बैठक के बाद से संसद में भी और सड़क पर भी कांग्रेस पार्टी को इन तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ मिल रहा है,
जिसका एक सीधा सा मतलब यह हो सकता है कि अब तक जो विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा था वो राहुल गांधी के मामले के बाद और सोनिया गांधी के सक्रिय होने के बाद थोड़ा बहुत संगठित होना शुरू हुआ है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये सारे विपक्षी दल सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक मंच पर आने के लिए तैयार हो जाए। अब ये अलग बात है कि जब ये आएंगे तो ये सारे लोग अपनी अपनी शर्तें रखेंगे और ये सारे लोग तय करेंगे कि किन शर्तों पर, किन टर्म्स कंडीशंस पर ये कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला राहुल गांधी से नहीं होगा, बल्कि उनका मुकाबला तब सोनिया गांधी से होगा। और इस लड़ाई में एक तरफ 72 वर्ष के नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरी तरफ 76 वर्ष की सोनिया गांधी होंगी। अब आप देखिए, जो हम बड़ी बात आपसे जो आज कहना चाहते हैं वो ये कि 76 वर्ष की उम्र में सोनिया गांधी का स्वास्थ्य पहले से ही खराब चल रहा है और उन्होंने 2012 के बाद, फिर 13-14 के बाद सोचा तो यही था कि अब वो धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग कर लेंगी और अपने बेटे राहुल गांधी को पार्टी चलाने के लिए आगे बढ़ाएंगी, राहुल गांधी को प्रमोट करेंगी, जो उन्होंने किया भी और उन्हें पार्टी अध्यक्ष तक बना दिया। लेकिन जब राहुल गांधी ये कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और फिर आखिर में ऐसी स्थिति आ गई कि कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष लाना पड़ा, ऐसे में अब सोनिया गांधी को यह समझ में आया कि अब राहुल गांधी के भरोसे नहीं बैठा जा सकता और विपक्ष को एक साथ करना, चाहे वो पोस्टर में शख्स उनकी तस्वीरें लगाने के नाम पर ही हो, यह काम अब जरूरी हो गया और यह काम और कोई इस समय नहीं कर पाएगा। और देखिए, एक जमाने में शरद पवार, जिन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मामले पर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, आज वही शरद पवार उसी गांधी परिवार के सबसे बड़े सलाहकार बने हुए हैं और वो गांधी परिवार की बहुत मदद कर रहे हैं। आज से लगभग 25 साल पहले, वर्ष 1997 में जब सोनिया गांधी का यह राजनीतिक सफर शुरू हुआ था, तब उन्हें बहुत सारे नेताओं ने बहुत कम करके आंका था। उनके लिए कहा जाता था कि वो विदेशी मूल की हैं, भारत के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और जितनी जल्दी वो अध्यक्ष बनी हैं उतनी जल्दी इस कुर्सी से उतर भी जाएंगी, इसलिए क्योंकि वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को कभी समझ ही नहीं पाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी को जितना सोनिया गांधी ने समझा उतना कोई और नहीं समझ पाया। और एक जमाने में इंदिरा गांधी को भी विपक्ष ने गूंगी गुड़िया कहा था और सोनिया गांधी के बारे में भी यही कहते थे कि ये भी वैसे ही साबित होंगी। लेकिन सोनिया गांधी ने सबको चकित कर दिया। 1998 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी, तब पार्टी में बहुत मतभेद थे, पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी थी, जिनमें शरद पवार जैसे नेताओं ने सोनिया गांधी का बड़ा विरोध किया, उन्हें विदेशी मूल का बताते हुए इसे बड़ा मुद्दा बनाकर पार्टी छोड़ भी दी, अपनी अलग पार्टी एनसीपी बना ली। लेकिन सोनिया गांधी ने राजनीति की हर चाल इस तरह से चली कि वही शरद पवार 2004 आते आते यूपीए का हिस्सा बन गए, सोनिया गांधी के बगल में आकर बैठ गए। आज कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के जिस गठबंधन को हम यूपीए के नाम से जानते हैं, वो यूपीए सोनिया गांधी का ही प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का जन्म 2004 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के साथ हुआ था। उस समय यूपीए के पास कुल 18 दलों का समर्थन था, जिनमें 4 लेफ्ट पार्टियां थीं और इसी में एनसीपी और आरजेडी जैसे दल भी थे जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमेशा से राजनीति करते आए थे। लेकिन सोनिया गांधी ने चुनावों के नतीजों के बाद यूपीए बनाकर सिर्फ 145 सीटों के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बना ली, जबकि उस समय बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा दूर नहीं थी। सोचिए, बीजेपी ने 138 सीटें तब जीती थीं, कांग्रेस के पास 145 सीटें थीं, यानी बीजेपी से सिर्फ 7 सीट ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरह से जोड़ तोड़ किया और यूपीए का गठन किया, उससे एनडीए की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। अगर आप देखेंगे दोनों पार्टियों में तब भी कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन पूरा खेल था गठबंधन का और वो सोनिया गांधी ने बहुत बखूबी किया। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि सोनिया गांधी ने 2004 में जो करके दिखाया, क्या वो 2024 में भी वही दोहरा पाएंगी? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो इसका जवाब यह है कि अब उनके लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा और आज सोनिया गांधी के सामने 5 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जो कि पहले से बिल्कुल अलग है। अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो युग नहीं रहा, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। पहली चुनौती यह है कि 1998 की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। 98 में कांग्रेस की जो थी पार्टी की तरह
कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बिखरी हुई थी, लेकिन तब वो आज की तरह इतनी कमजोर नहीं हुई थी। बिखर तो गई थी, लेकिन इतनी कमजोर नहीं थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस कुछ वर्षों के लिए ही सत्ता से बाहर होती थी। इतना लंबा समय वो सत्ता से बाहर नहीं रही थी, और इसके बाद फिर से सरकार में वो कभी ना कभी आ ही जाती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय कांग्रेस का जो पारंपरिक वोटर था वो उसके साथ गोंद की तरह चिपका हुआ था, और जो पारंपरिक वोटर था उसके मन में एक बात बैठी हुई थी कि कांग्रेस पार्टी अगर इस चुनाव में हार भी गई तो अगली बार दोबारा से सत्ता में जरूर लौटेगी। तो आप समझ लीजिए कि भारत की राजनीति में अगर एक कांस्टेंट फैक्टर हम कहें कि एक जो स्तंभ है अगर वो स्थायी है तो वो स्थायी स्तंभ था कांग्रेस, और विपक्ष में आना जाना लगा रहता था। लेकिन अब ये वोटर जो हमेशा कांग्रेस पर विश्वास करता था, जिसे लगता था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, अब वो कांग्रेस से बहुत दूर जा चुका है। और आज कांग्रेस पार्टी को 9 वर्ष हो चुके हैं जब वो सत्ता से बाहर है। इस दौरान उसने एक नहीं बल्कि 2 लोकसभा चुनाव हारे हैं, और लोकसभा में अब आज की स्थिति में उसके पास सिर्फ 51 सांसद हैं, जो कि उसकी बहुत ही, आप कहेंगे कि बहुत बुरी स्थिति को दर्शाता है। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 25.8% वोट मिले थे, 2004 में 26.5% और 2009 में 28.6% वोट मिले थे। यानी उस समय कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर उसके साथ ही था। अगर आप देखेंगे तो लगभग 1999, 2004 और 2009 में अगर आप देखें तो लगभग एक जैसा है, 25%, 26% और फिर 2009 में तो 28% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। 2014 में कांग्रेस पहली बार सिर्फ 19.5% वोट मिल पाई, और 2019 में उसका वोट शेयर 19.7% रह गया था। यानी पहली बार 20% से भी नीचे इन 2 चुनावों में कांग्रेस पार्टी रही है। तो बड़ी बात यह है कि 2004 में जब सोनिया गांधी ने यूपीए का गठन किया था, तब कांग्रेस की जो मुट्ठी थी वो बंद थी, और जैसा कि हमारे यहां कहते हैं, बंद मुट्ठी लाख की होती है और खुली हुई मुट्ठी खाक की होती है। तो 2004 में ये कांग्रेस पार्टी की मुट्ठी, सोनिया गांधी की मुट्ठी बंद थी, इसलिए लाखों की थी। लेकिन 2024 में ये मुट्ठी खुल चुकी है इतने वर्षों में, और आज ये मुट्ठी खाक की है। दूसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये कि 2004 की बीजेपी में और आज की बीजेपी में भी जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस तो बदल ही चुकी है तब से लेकर अब तक, लेकिन बीजेपी भी बदल चुकी है। आज बीजेपी के लोकसभा में 303 सांसद हैं, और उसका वोट शेयर 2004 में जहां 22% था, अब वो 37% से भी ज्यादा हो चुका है। और बीजेपी ने इन 9 वर्षों में अपनी एक ऐसी अलग राजनीतिक व्यवस्था बना ली है जिसमें कांग्रेस पार्टी उसके सामने बहुत ही कमजोर दिखती है। इसलिए बीजेपी अब एक पार्टी नहीं है, बीजेपी एक पूरी व्यवस्था बन चुकी है, एक विचारधारा बन चुकी है। तीसरा पॉइंट, 2004 में मोदी की चुनौती सोनिया गांधी के सामने नहीं थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का सामना नरेंद्र मोदी से है। और नरेंद्र मोदी, अब आप कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं, सबसे बड़े कद के नेता हैं। 2004 में सोनिया गांधी के सामने नरेंद्र मोदी का यह कद नहीं था। तब नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में नहीं थे, तब तक नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी राजनीति गुजरात तक सीमित थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी उनके सामने खड़े हुए हैं और उनका कद बहुत ऊंचा हो चुका है, इसलिए यह फैक्टर सोनिया गांधी के सामने सबसे मुश्किल होगा। चौथा पॉइंट, सोनिया गांधी अगर विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो भी जाती है, तब भी उनके लिए चुनौती बहुत बड़ी होगी कि विपक्षी पार्टियां भी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करें। जबकि सच यह है कि कांग्रेस पार्टी की ही तरह लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों का प्रदर्शन भी ऐतिहासिक रूप से गिरता जा रहा है। इसलिए जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जीत नहीं सकती, उनके साथ गठबंधन करने से कांग्रेस पार्टी को कुछ ज्यादा हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए हमने आपको कहा, खबर बनाने के लिए यह बहुत अच्छा होगा, पोस्टर छपवाने के लिए बहुत अच्छा होगा, हेडलाइन बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा, राजनीतिक मंचों पर एक साथ हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छा होगा, न्यूज चैनल्स में डिबेट करने के लिए, इंटरव्यूज में नेताओं से सवाल करने के लिए यह बहुत अच्छा होगा। लेकिन जमीन पर जब ये सारे क्षेत्रीय दल एक साथ अगर हो भी गए तो भी ये ज्यादा कुछ नरेंद्र मोदी का बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है वही स्थिति आज के क्षेत्रीय दलों की है। 2004 में एक और खास बात यह थी
कि जब ये सारे क्षेत्रीय दल 2004 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए थे, तब क्षेत्रीय बल जो दल थे वो अपने उफान पर थे। तब भारत में राजनीति का जो फ्लेवर था वो क्षेत्रीय राजनीति का था, इसलिए हर जगह क्षेत्रीय पार्टियां बहुत मजबूत हो रही थी। उस समय ये क्षेत्रीय पार्टियों का सबसे स्वर्णिम दौर था। सब नई नई पार्टियां बनी थी, कुछ पुरानी भी थी, लेकिन बहुत सारी पार्टियां नई नई बनी थी। लोगों को नई नई इन पार्टियों का, नए नए नेताओं का बड़ा चाव था और लोग इन्हें आजमा कर देखना चाहते थे। लेकिन तब से लेकर अब तक इन 20 वर्षों में लोगों का भी क्षेत्रीय पार्टियों से मोह भंग हो चुका है। और जो सबसे बड़ी बात इन क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ जाती है वो ये है कि ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं। इन सबको एक परिवार, कोई ना कोई हर राज्य में कोई परिवार मिलकर चला रहा है और सिर्फ बीजेपी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसे कोई परिवार नहीं चलाता। तो हमारे देश की राजनीति में अगर आप देखेंगे, दो ही पार्टी ऐसी हैं, एक है वामपंथी लेफ्ट पार्टी सीपीआई और सीपीएम जिन्हें परिवार नहीं चलाता, और एक है बीजेपी, उसे भी परिवार नहीं चलाता, काडर चलाता है। बाकी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कांग्रेस सहित वो सारी पार्टियां वो हैं जिन्हें एक परिवार चलाता है। एक परिवार ने ही उनका गठन किया है और वही परिवार एक प्राइवेट कंपनी की तरह उन सारी पार्टियों को चलाता है। पांचवी बड़ी बात यह है कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता भी है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होगा। इसलिए सोनिया गांधी के लिए स्थिति अब वैसी नहीं है जैसी 2004 में थी। और 1998 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी थी, तब उसके पास लोकसभा में 141 सांसद थे। यानी कांग्रेस पार्टी कमजोर तो थी, लेकिन तब भी लगभग 150 सांसद थे उसके पास। इसके बाद 99 में उनकी संख्या घटकर 114 हुई, जो कि उस समय सबसे बुरा दौर माना जाता था कांग्रेस पार्टी का। 2004 में 145, 2009 में 206 और 2014 में कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 44 सांसद रह गए और 2019 में 52 सांसद ही लोकसभा में उसके पास बचे थे। राहुल गांधी के जाने के बाद अब 51 रह गए। और आज कांग्रेस की स्थिति वैसी ही है जैसे बंद मुट्ठी लाख की होती है और खुल गई अगर मुट्ठी तो वो खाक की हो जाती है। तो सोनिया गांधी, जो एक बड़ा बदलाव हाल के 10-15 दिनों में देखने को मिला है वो यही मिला है कि सोनिया गांधी अचानक से सक्रिय हो गई हैं। सोनिया गांधी अब संसद में भी नजर आती हैं, सोनिया गांधी सड़क पर नजर आती हैं। जो कांग्रेस पार्टी जितने भी हर जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है वहां पर आप सोनिया गांधी को अब देख पाते हैं, जो कि पहले बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा था। बैठकों में भी जा रही हैं, विपक्षी दलों से बात भी कर रही हैं। इसलिए ये जो नया बदलाव आ रहा है इस पर भी देश की नजर होनी चाहिए। और आजकल आपको सोनिया गांधी काली साड़ी पहने हुए अक्सर अपने टीवी स्क्रीन पर हर रोज दिखाई देती है। 2017 में जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तब सोनिया गांधी ने कहा था कि वो अब रिटायर होना चाहती हैं, लेकिन इस बात को आज 6 वर्ष हो चुके हैं और आज सोनिया गांधी फिर से राजनीति में सक्रिय हो गई हैं, या ये कह लीजिए कि राहुल गांधी की वजह से उन्हें सक्रिय होना पड़ रहा है। इस बार वो विपक्ष को एकजुट करने पर पूरा जोर लगा रही हैं। आज उन्होंने संसद भवन में संजय राउत से मुलाकात की, जो कि बाल ठाकरे वाली शिवसेना के नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, और इस दौरान राहुल गांधी भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर जो टिप्पणी की थी और उनका जो अपमान वो लगातार करते आए हैं, उसकी वजह से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी नाराज है। और यही वजह है कि पहले कल संजय राउत जो है राहुल गांधी से मिले और अब आज सोनिया गांधी की तरफ से ये एक और मुलाकात की गई राहुल गांधी को साथ में बैठाकर। हालांकि कल जो बैठक हुई उसके बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी ने बंद कमरे में यह आश्वासन दे दिया है कि अब वो सावरकर का अपमान नहीं करेंगे और सावरकर को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किए थे उन्हें उन्होंने डिलीट कर दिया है। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट्स डिलीट नहीं किए हैं। लेकिन संजय राउत का कहना है कि अब दोनों पार्टियों के बीच कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि यह मामला अब काफी बड़ा होता जा रहा है क्योंकि वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है और उनका कहना है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान किया है और इस अपमान के लिए उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। कि ऑलरेडी मैंने केस फाइल किया है भोईवाड़ा कोर्ट में
कोर्ट ने दादर पुलिस को डायरेक्शन भी दी है कि राहुल गांधी को नोटिस जारी करे, और ये जब तक ये नहीं करते तो ये तो मैंने फौजदारी दावा दाखिल किया है, तो हम तो लड़ते रहेंगे। उन्होंने बीच में जो भारत जोड़ो यात्रा में जो कुछ वक्तव्य किए थे उसके बारे में पुलिस कंप्लेंट की है, और अभी जो हाल में जो उनके जो ट्वीट्स है और ये है, तो निश्चित ही उसके अगेंस्ट भी मैं पुलिस कंप्लेंट करने वाला हूँ, और जब तक वो माफी नहीं मांगते तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे देसी राजनीति में जो अक्सर कहा जाता है कि राहुल गांधी ने इस दौरान जितना भी रायता फैलाया है, अब सोनिया गांधी धीरे धीरे उसे समेट रही हैं, विपक्षी दलों को धीरे धीरे मना रही हैं और उनसे कह रही हैं कि देखिए, अगर आप एक मंच पर नहीं आए तो फिर नरेंद्र मोदी से जो लड़ना है और जीतना है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें बहुत काम बाकी है, क्योंकि ममता बनर्जी जैसे जो नेता हैं वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक मंच पर आने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो शायद कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अभी स्वीकार नहीं करेंगे, और इसीलिए सोनिया गांधी को 76 वर्ष की उम्र में खराब स्वास्थ्य के साथ इतनी मेहनत अब करनी पड़ रही है। इस राजनीति के बीच अब हम आपको कर्नाटक विधानसभा चुनावों की पूरी डेट शीट आज दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले यहां एक अपडेट आपके लिए है कि पिछले 2 दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन कर्नाटक के साथ ही केरल के वायनाड में भी उपचुनाव कराने की तारीखों का ऐलान कर सकता है। वायनाड राहुल गांधी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और शायद इस खबर से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। हालांकि कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज हो गया है और चुनाव आयोग ने कहा है कि कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे, यानी पूरा इलेक्शन एक ही दिन में हो जाएगा। ये वोटिंग 10 मई को होगी और इन चुनावों के नतीजे 3 दिन के बाद 13 मई को आ जाएंगे, यानी 10 मई को मतदान है और वोटों की गिनती है 13 मई को। इसलिए आप अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए अभी से, कर्नाटक विधानसभा चुनाव। जो लोग कर्नाटक में रहते हैं वो तो नोट करेंगे ही, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में क्या होता है इसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। और ये एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होगी, इसलिए आप इसे राजनीति का एक वनडे मैच भी मान सकते हैं। यह मैच खेला जाएगा 10 मई को, जिस दिन मतदान होगा, और इस मैच का नतीजा आएगा 13 मई को। इसलिए अपने कैलेंडर में आप अभी से रिमाइंडर लगा लीजिए और उस दिन सबसे तेज नतीजे और सबसे बड़ा विशाल विश्लेषण आपको आज तक पर देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में जो 5 राज्य आते हैं उनमें कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी यह बात जानती है कि कर्नाटक में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। यह भी हिमाचल प्रदेश की तरह ही है, हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं वहां के लोग, और यह परंपरा 1985 से ही लगातार चली आ रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक की 224 में से 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 80 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी, और उस समय कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना भी ली थी, लेकिन बाद में वहां कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हो गया और बीजेपी की सरकार बन गई। इससे पहले 2013 में वहां बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 122 और जेडीएस को 40 सीटें मिली थी। 2008 में अगर और पीछे जाएं तो बीजेपी को 110, कांग्रेस को 80, जेडीएस को 28 सीटें मिली थी। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिनमें 2019 में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी, और अगर इन सीटों को विधानसभा सीटों में तब्दील करें तो इस हिसाब से बीजेपी ने 170 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की थी 2019 में। तो वहां 3 प्लेयर हैं, बीजेपी और कांग्रेस सबसे बड़े प्लेयर हैं, और तीसरा प्लेयर है जेडीएस। अब आपको कर्नाटक का जातिगत समीकरण भी बता देते हैं। कर्नाटक में 13% मुस्लिम आबादी है, इसलिए आपने देखा होगा कर्नाटक से ही लगातार हिजाब का मुद्दा उठ रहा है, और आपको याद होगा स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने का मुद्दा यहीं से, कर्नाटक से ही शुरू हुआ था, इसलिए यह मुद्दा वहां इस बार अपना असर जरूर डालेगा। इसके अलावा कर्नाटक में 18% दलित हैं, 11% लिंगायत समुदाय के लोग हैं, 9% लोग वोक्का लिगा समुदाय से हैं, 8% आदिवासी हैं, और 2% ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, और 13% लोग ओबीसी समुदाय से आते हैं।
मोदी सरनेम के मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ ओबीसी समुदाय के बीच जाने का ऐलान किया है और इसकी शुरुआत सबसे पहले कर्नाटक से ही होगी। और कर्नाटक कांग्रेस ने भी सत्यमेव जयते नाम से अपना एक नया अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसमें राहुल गांधी अपनी पहली रैली उसी कोलार में करेंगे जहां उन्होंने मोदी सरनेम वाला बयान 2019 के चुनाव प्रचार में दिया था, जिसके लिए अब उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है। इसलिए बड़ा दिलचस्प राजनीति का मैच ये होने वाला है। अब आपको आज का सबसे चिंताजनक विश्लेषण हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई डरपोक अपराधी अपने आप को बड़ा नेता साबित करना चाहता है, पुलिस का सामना करने से डरता भी है, तब वो छिप छिप कर वीडियो बनाता है और वीडियो के जरिए वो अपने अपराध को धर्म की आड़ में सही साबित करने की कोशिश करता है। और इसके बाद वो डरपोक अपराधी पूरी दुनिया को इसी दुष्प्रचार के माध्यम से बहकाता है। और अपने आप को खालिस्तान का नेता बताने वाला अमृतपाल भी बिल्कुल यही कर रहा है। अब स्थिति इस समय यह है कि पंजाब पुलिस के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो अमृतपाल को पकड़ सके, अमृतपाल में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सरेंडर कर सके। इसलिए अमृतपाल ने आज एक वीडियो जारी कर दिया, वो भी ऐसे दिन जब दिन भर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के सरेंडर की चर्चा होती रही। लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी पंजाब पुलिस को अमृतपाल सिंह कहीं नहीं मिला। और हर रोज की तरह अमृतपाल तो नहीं मिला, अगर कुछ मिला तो उसका नया वीडियो मिला, जिसमें अमृतपाल भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगल रहा है। पंजाब पुलिस का कहना है कि अमृतपाल का यह वीडियो ज्यादा पुराना नहीं है और इसे सिर्फ 1 या 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की किसी जगह पर शूट किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि अमृतपाल 1-2 दिन पहले तक उत्तर प्रदेश के आसपास या उत्तर प्रदेश में छिपा हुआ होगा, जहां उसने पहले यह वीडियो शूट किया होगा और इसके बाद इस वीडियो को YouTube पर उसने लाइव स्ट्रीम किया। हालांकि जिस YouTube अकाउंट से यह वीडियो स्ट्रीम हुआ उसे भारत सरकार के निर्देश के बाद बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। अमृतपाल सिंह ने 5 मिनट 41 सेकंड के इस रिकॉर्डेड वीडियो में पंजाब के लोगों को भड़काने की पूरी कोशिश की है और उसने एक बार फिर पंजाब पुलिस को चुनौती दी है। आज देश का सारा मीडिया अमृतपाल सिंह के इसी वीडियो को दिखा रहा है, जिसमें ये जो लोग तो इसे खालिस्तानी कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये खालिस्तानी नहीं है, ये अपराधी है, जिसमें यह अपराधी अपनी जहरीली बातों से भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन हमने आज एक फैसला किया और वो फैसला ये कि हम इस अपराधी के प्रचार का माध्यम नहीं बनेंगे। इसने ये वीडियो जारी तो इसीलिए किया होगा ताकि देश का सारा मीडिया, सारे न्यूज चैनल्स आज दिन भर इसके वीडियो को दिखाएं और इसे हीरो बना दें। लेकिन हमारी नजर में ये एक अपराधी है और जो ये हमसे चाहता है वो तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमसे चाहता है कि हम इसका प्रचार करें, हम इसके वीडियो को जैसा इसने कहा है वैसा कि वैसा ही लोगों तक पहुंचा दें और पूरी दुनिया में लोग इसके वीडियो को देखें। हम ऐसा नहीं करेंगे और ये वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे। इसके ज्यादातर अंश हमने निकाल दिए हैं, नहीं दिखाएंगे हम आपको। लेकिन हम आपके लिए इस कायर अमृतपाल सिंह के इस वीडियो का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण जरूर करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस अपराधी का असली चरित्र क्या है। अमृतपाल का यह पूरा वीडियो ध्यान से देखने पर 4 बड़ी बातें पता चलती हैं। आप भी ध्यान से सुनिएगा और पूरी दुनिया में जो लोग इसका समर्थन करते हैं, खालिस्तान के नाम पर इसे अपना नेता मानने लगे हैं, उन सबको आज यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। ब्लैक और व्हाइट हम दोनों कर देंगे इसका। पहली बात यह है कि अमृतपाल सिंह बहुत बड़ा कायर है और वो हमारे देश की पुलिस और कानून व्यवस्था के खिलाफ भड़काऊ बातें, बहादुरी की बातें तो बड़ी बड़ी करता है, दावे बड़े बड़े करता है, लेकिन असल में वो बहुत डरा हुआ है, डरपोक है, कायर है। इसलिए वो पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस से छिप छिप कर भाग रहा है, क्योंकि अगर वो खुद को असली सिख समझता है तो उसे सामने आना चाहिए था बहादुरी के साथ, पुलिस का सामना करना चाहिए था, पुलिस की गिरफ्तारी का सामना करना चाहिए था, लेकिन वो गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार कायरों की तरह भाग रहा है। तो नंबर 1 बात तो यह है कि ये बहादुर नहीं है, ये कायर है और वो पुलिस और कानून से छिपकर बैठा हुआ है। वीडियो के जरिए सिख समुदाय के लोगों को भड़काने की इस समय पूरी कोशिश वो कर रहा है। दूसरी बात यह कि यह खालिस्तानी खुद को क्रांतिकारी बताता है और धर्म की आड़ लेने की कोशिश करता है,
लेकिन ये कोई क्रांतिकारी नहीं है, बल्कि ये एक छोटा मोटा अपराधी है जो सोशल मीडिया और यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और अब ये लड़ाई सोशल मीडिया और यूट्यूब वीडियोस की लड़ाई बन गई है। इसके पास कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है, और इसका जो आज इतना बड़ा कद बना है वो सिर्फ सोशल मीडिया के कारण बना है। और अब इसके पास एक ही हथियार है कि अपने वीडियोस बना बनाकर इंस्टाग्राम पर डालते रहो, फेसबुक पर डालते रहो और यूट्यूब पर डालते रहो, और सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी एक झूठी तस्वीर बनाकर लोगों के सामने पेश करते रहें कि ये बहुत बहादुर व्यक्ति है, ये कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी है। तो ये डरपोक व्यक्ति जिसके पास धरातल पर कोई सपोर्ट नहीं होता, वो आदमी सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, और जब उसके सामने चुनौती आती है तो अमृतपाल की तरह भाग जाता है। तीसरी बात यह है कि अमृतपाल सिंह का यह वीडियो पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी हार को दिखाता है। सोचिए, पंजाब पुलिस के पास 80,000 से ज्यादा जवान है, लेकिन वो अमृतपाल जैसे एक मामूली से अपराधी को पकड़ नहीं पा रहे। पंजाब पुलिस 11 दिनों से इसकी तलाश कर रही है, लेकिन अब भी ये अमृतपाल इतने सारे पुलिस वालों की पकड़ से बाहर है, और अलग अलग जगहों से वीडियोस और सेल्फी भेजकर यह संदेश देने की कोशिश करता है कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए यह पंजाब पुलिस की नाकामी का भी एक बहुत बड़ा पोस्टर है। चौथी और सबसे अहम बात यह है कि अमृतपाल का सिर्फ एक ही मकसद है, पंजाब को खालिस्तान बनाना और भारत के टुकड़े टुकड़े करना, और इसी के लिए वो सिख समुदाय के लोगों को एकजुट करना चाहता है झूठी बातें करके, जिसके लिए वो दुनिया भर के सिखों की सहानुभूति पाना चाहता है। पिछले कुछ दिनों में उसकी अलग अलग वेशभूषाओं में न जाने कितनी तस्वीरें आई हैं, और उसकी व्हाट्सएप चैट भी लीक हुई है, जिससे पता चलता है कि ये कितना अश्लील दिमाग वाला व्यक्ति है, और इसकी अपनी कोई विचारधारा है ही नहीं। ये तो एक छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए खालिस्तान नाम की इसने यहां पर दुकान खोल ली है, और उस पैसे के लालच में ये कुछ विदेशों में बैठे लोगों के रिमोट कंट्रोल से चलने वाला एक अपराधी है। इस व्यक्ति ने अपने वीडियो में जो भड़काऊ बातें कही हैं वो तो हम आपको आज नहीं दिखा रहे, लेकिन उसने पंजाब पुलिस को जो चुनौती दी है वो जरूर आज हम आपको भी सुनाना चाहते हैं और पंजाब पुलिस को भी सुनाना चाहते हैं। एक और बात जो हमारा अपना इसके बारे में ऑब्जर्वेशन है वो ये कि इससे पहले जब पंजाब पुलिस इसके पीछे नहीं पड़ी थी, तब इसकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज थी, ये जिस तरह की बयानबाजी करता था, झूठी बहादुरी दिखाता था, इसका सीना जो है वो चौड़ा रहता था, और ये बात बात पर चुनौतियां देता था पूरी भारत की सरकार को, पुलिस को, पूरी व्यवस्था को। लेकिन आज जब इसका आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी ये सारी हेकड़ी आज आपको इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। अब ये बड़े अपने आप को एक बेचारा के तौर पर साबित कर रहा है। इसमें इसकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है बहुत आपको कमजोर दिखाई दे रही है, और जो डर है वो आपको इसके चेहरे पर साफ दिखाई देगा। आप देखिए आज इसकी आवाज में कितना डर है। जो ये ऊंची आवाज में बात करता था, आज इसकी आवाज कितनी नीची है। तो अमृतपाल का आपने ये वीडियो देखा, इससे पहले जो आपने वीडियो देखे होंगे उसमें अमृतपाल कितनी ऊंची आवाज में भारत सरकार को चुनौती दिया करता था। इसका कॉन्फिडेंस अगर आप देखेंगे तो एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस इसके पास हुआ करता था, और आज अगर आप इसका ये वीडियो देखेंगे तो आज आपको साफ पता चलेगा वो बहुत ही कमजोर स्थिति में है, वो बहुत डरा हुआ है। उसकी आवाज में ना तो वो विश्वास है, ना वो बहादुरी आपको दिखाई देती है जो पहले ये अपने वीडियोस में दिखाया करता था लोगों को। वो चमक आपको आज नहीं दिखाई देगी। आज आपको ये समझ में आ रहा है कि ये डरपोक व्यक्ति देश भर में मारा मारा फिर रहा है, घूम रहा है, और ये अपने भविष्य को लेकर बहुत ही आशंकित है। और आज जो इसने वीडियो अपना ये डाला है, ये एक तरीके से इसकी कमजोरी की निशानी है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे अब ये थकने लगा है, अब ये कमजोर होने लगा है, और ये बात जानता है कि ज्यादा दिनों तक पुलिस से बच नहीं पाएगा, एक ना एक दिन ये पकड़ा ही जाएगा। इसलिए इसने आज ये वीडियो रिलीज करने के बारे में सोचा होगा, और हमें बड़ी खुशी है कि आज इस अपराधी की ये स्थिति आ गई कि इसे मजबूरी में ये वीडियो रिलीज करना पड़ रहा है। और जब शूट भी किया इसने ये वीडियो, तो उस वीडियो में भी आप देखेंगे वो बात नहीं आ रही, वो कन्विक्शन नहीं है, वो विश्वास नहीं है, बल्कि आज आपको ये एक बहुत ही कमजोर अपराधी की तरह दिखाई दे रहा है जो कि बहुत डरा हुआ है।
तो वो सारे लोग जो दुनिया भर में इस मामूली से अपराधी का प्रचार कर रहे हैं, जो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर इस मामूली से अपराधी की तस्वीरें चला रहे हैं, हर रोज 50 लाख रुपए का खर्चा देकर टाइम स्क्वायर के बिल बोर्ड्स पर इसकी तस्वीरें वहां पर चल रही हैं, जो लोग अमेरिका में इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कनाडा में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लंदन में भारतीय उच्चायोग पर इस आदमी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें एक बार अपने आप से भी ये सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने कितने मामूली से अपराधी पर अपना पैसा और अपना दांव लगाया है। और ये अपराधी, उन्हें हमेशा याद रखें, ये अपराधी उन्हें धोखा देकर ही जाएगा। और ये अपराधी अपने आप को कहता जरूर होगा कि ये खालिस्तानी है, लेकिन ये सिर्फ कुछ पैसों के लालच में ये काम कर रहा है। इसलिए दुनिया भर में जो इसके समर्थक हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे, और नहीं तो अपना दिमाग लगाएं। इसके जो व्हाट्सएप चैट हमने थोड़े दिन पहले आपको दिखाया था वो आप देखें, इसका आज का वीडियो आप देखें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और एक बात और, पंजाब में आज भी अगर आप जाएंगे तो 99% लोग पंजाब में खालिस्तान नहीं चाहते। वो कहते हैं हमें खालिस्तान नहीं चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप सिख समुदाय के लोगों से बात करेंगे, 99.9% लोग खालिस्तान नहीं चाहते। लेकिन ये जो आदमी है, ये पूरी दुनिया में इस तरह का माहौल बनाकर रखना चाहता है जैसे कि पूरा की पूरा पंजाब ही खालिस्तान चाहता है, और सिख समुदाय के जो तमाम लोग हैं वो खालिस्तान चाहते हैं। आज भी अपने वीडियो में ये कह रहा है कि ये मामला पूरे सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है, और ये बात बिल्कुल झूठ है, 100% बिल्कुल गलत है। आप सिख समुदाय के किसी भी व्यक्ति से पूछकर आप देखिएगा। इसलिए सिखों को इस विषय से दूर रखना चाहिए। चाय और कॉफी के शौकीन लोगों के लिए एक शॉकिंग विश्लेषण करेंगे। तो अगर आप कॉफी बड़े शौक से पीते हैं, आपको कॉफी बड़ी पसंद है, और आप अक्सर अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि चलो आज किसी कॉफी शॉप पर कॉफी के लिए मिलते हैं, तो आज का ये विश्लेषण आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे देश में मेहमान नवाजी 2 चीजों से शुरू होती है। आप भी जब किसी को मिलते होंगे तो 2 ही बातें पूछते हैं कि चाय लोगे या कॉफी लोगे। आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो उससे भी आप यही पूछते हैं कि चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। और इसी तरह से जब आप बाहर किसी से मीटिंग के लिए जाते हैं, जो कैजुअल मीटिंग होती है, जहां आपको खाना नहीं खाना, सिर्फ किसी से कुछ देर बातें करनी है, तो अक्सर लोग कॉफी शॉप्स में ही जाकर मिलते हैं और कॉफी पीते हैं। हमारे देश में चाय पर और कॉफी पर लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं। लोगों में एक धारणा यह भी है कि कॉफी पीने से हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि अलग अलग स्टडीज अलग अलग समय पर आती रहती हैं, वो अलग अलग बातें बताती रहती हैं। बहुत सारे लोग कॉफी इसलिए पीते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी उनका जो आलस्य है, अभी जो सुस्ती आ रही है शरीर में, वो कॉफी पीने के बाद बिल्कुल सही हो जाएगी। जो नींद आ रही है, नींद पूरी तरीके से चली जाएगी, वो फ्रेश हो जाएंगे और फिर नई ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। लेकिन अब एक नई स्टडी में कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। इस नई स्टडी के मुताबिक कॉफी पीने से हार्ट फेल होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, और इससे आपकी नींद और आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर भी बुरा असर पड़ता है। और यह स्टडी ब्रिटेन के एक मशहूर मेडिकल जर्नल ने की है, जिसका नाम है द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। इस स्टडी के दौरान यह देखा गया कि जो लोग हर दिन 2 कप से ज्यादा कॉफी पीते हैं, उनका हार्ट किस तरह से फंक्शनिंग करता है, और जो लोग कम कॉफी पीते हैं या कॉफी पीते ही नहीं हैं, उनके हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल अलग होती है। तो इस पूरी स्टडी का यह निष्कर्ष निकला कि जो लोग हर दिन 2 या उससे ज्यादा कप कॉफी पीते हैं, उन लोगों को हृदय से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। और वो इसलिए क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है, और यही कैफीन इंसानों में ब्लड प्रेशर और हृदय की गति में वृद्धि का कारण बनता है। असल में इंसानों के हृदय में 4 चेंबर्स होते हैं, और इसमें जो लोअर हार्ट चेंबर्स होते हैं, उनमें ज्यादा कॉफी पीने की वजह से हृदय की गति तेज हो जाती है, जिसे एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स कहा जाता है। और जब हार्ट असामान्य रूप से काम करने लगता है और आपकी जो हृदय गति है वो बढ़ जाती है, तो इससे एक ऐसी हार्ट कंडीशन पैदा होती है जिसे एट्रियल फाइब्रिलेशन कहा जाता है। ये एक मेडिकल नाम है। ये एक स्थिति है जो पैदा होती है ज्यादा कॉफी पीने से। इसके अलावा इसी स्टडी में यह भी बताया गया है कि जो लोग दिन में 2 या उससे ज्यादा कप कॉफी पीते हैं, ऐसे लोगों की नींद प्रतिदिन 36 मिनट तक कम हो जाती है। और कॉफी पीने के बाद लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी ज्यादा चलते हैं,
अपने शरीर को तब आराम नहीं देता। जैसा हमने आपको कहा, बहुत सारे लोग तो इसीलिए कॉफी पीते हैं ताकि वो तुरंत उनकी जो सुस्ती है शरीर की वो चली जाए। अब बड़ी बात यह है कि जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते उनके हार्ट की फंक्शनिंग पर इसका सीधा असर पड़ता है, और यही वजह है कि स्टडी में बताया गया कि ऐसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए जो ज्यादा कॉफी पीते हैं। और ये बात भारत के लोगों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में कॉफी पीने वालों की संख्या हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ रही है। आज से 3 दशक पहले तक, यानी 20-30 साल पहले तक भारत में चाय और कॉफी वैसे ही 2 हिस्सों में बटे हुए थे जैसे अमीर और गरीब। आज भी अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आपको कहीं भी फुटपाथ पर कोई भी छोटी सी दुकान या छोटा सा कोई ठेला या ढाबा मिल जाएगा जहां आपको चाय आराम से, बहुत आसानी से मिल जाएगी, बहुत सस्ते दामों पर। लेकिन कॉफी जो है वो शुरुआत से ही बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में और बड़ी बड़ी दुकानों में, कॉफी शॉप्स में बेची जाती है, और इसीलिए इन्हें कॉफी शॉप्स कहा जाता है। लेकिन अब भारत में चाय की तरह कॉफी पीने का चलन भी तेजी से बढ़ा है। कॉफी बहुत फैशनेबल हो गई है। भारत में पहले औसतन हर व्यक्ति सालाना सिर्फ 5 कप कॉफी पीता था, लेकिन अब यह आंकड़ा 5 कप से 25 कप हो चुका है। हालांकि कॉफी आज भी चाय से बहुत ही पीछे है, और यह हम आपको औसत बता रहे हैं। आज भारत में औसतन हर व्यक्ति सालाना 250 कप और हर महीने 21 कप चाय पीता है, और यह हम आपको पूरे देश के लोगों का एक औसत बता रहे हैं। अगर आप, हो सकता है कुछ लोग इससे ज्यादा भी पीते होंगे और कुछ लोग इससे कम भी पीते होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाय कॉफी पीते ही नहीं है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो कुछ शहरों में लोग दिन में 5 से 6 कप चाय भी पीते हैं, और बड़ी बात यह है कि चाय की तरह अब भारत के लोगों को कॉफी पीने की लत भी लगती जा रही है, और इसका सबसे ज्यादा असर शहरों में देखा गया जहां लोग पश्चिमी देशों की चीजों को अपनाने की कोशिश करते हैं, पश्चिमी कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए कॉफी की बात करते हैं, कॉफी पीते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पश्चिमी देशों में ही पी जाती है, और वहां अब कॉफी को कल्चर से जोड़कर देखा जाता है, वहां की संस्कृति से जुड़ चुकी है, और भारत के शहरों में रहने वाले लोग भी अब इससे काफी प्रभावित हैं। आज भारत में जो लोग कॉफी पीते हैं उनमें से 73% लोग शहरों में रहते हैं, और सिर्फ 27% कॉफी ड्रिंकर्स ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, और ये ग्रामीण इलाके भी दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि कॉफी सबसे ज्यादा वहीं पर लोकप्रिय है। लेकिन सोचिए, अगर भारत के लोगों को कॉफी की भी लत लग जाती है तो फिर क्या होगा? तो फिर भारत का कॉफी मार्केट और कॉफी बनाने वाली कंपनियां मालामाल होते जाएंगे, और आपका दिल कमजोर होता जाएगा। इस समय भारत का जो कॉफी का बाजार है वो 13,000 करोड़ रुपए का है, और आज से 4 साल बाद यानी 2027 में 32,000 करोड़ रुपए का ये हो जाएगा। हालांकि यहां बात सिर्फ कॉफी की नहीं है। अगर आप कॉफी नहीं पीते हैं और चाय पीते हैं, आपके लिए भी एक बुरी खबर हमारे पास है। तो अगर आप सिर्फ चाय पीते हैं और सोचते हैं कि आपको कोई खतरा नहीं है, तो यह भी आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब यह विश्लेषण चाय पीने वालों के लिए है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में चाय पर एक रिसर्च हुई थी, जिसमें यह पता चला था कि दूध वाली चाय के हर कप में 40 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो न सिर्फ स्लीप पैटर्न को बिगाड़ देता है, यानी आपके नींद को बिगाड़ देता है, बल्कि इससे आपके हार्ट समेत शरीर को कई दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो लोग ठंडी चाय को दोबारा गर्म करके पीते हैं, या जो लोग सुबह सुबह उठते ही चाय पीते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर, अल्सर, डिहाइड्रेशन और हड्डियां कमजोर होने की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है, जब चाय रखे रखे ठंडी हो जाती है और लोग कहते हैं कि भाई चाय ठंडी हो गई, दोबारा से गर्म करके ले आओ, और एक चाय को कई बार गर्म किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही चाय पीते हैं, जिनमें मैं भी हूं, और ऐसे लोगों को यह लगता है कि जब तक सुबह सुबह चाय नहीं मिलेगी दिन की शुरुआत नहीं हो सकती, नींद खुलती ही नहीं। लेकिन हमारे देश में जिन लोगों को चाय पीने की आदत है, उन्हें शायद यह पता नहीं होगा कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी कुछ समय पहले एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें यह लिखा था कि बाजार में मिलावटी चाय पत्ती आजकल बेची जा रही है, जिन्हें खुशबूदार बनाने के लिए, उसका रंग बदलने के लिए सिंथेटिक कलर्स और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आप ऐसी चाय पत्ती की चाय बनाकर पी रहे हैं तो इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको चाय नहीं पीनी चाहिए या आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए। अगर आप सीमित मात्रा में चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको चाय या कॉफी की लत लग चुकी है
और आप उसके बिना रह नहीं सकते और इसलिए आप एक दिन में कई कई कप कॉफी या चाय पी जाते हैं, तब आपको जरूर सावधान हो जाना चाहिए। कॉफी से हमें आइडिया ही लगा सकते हैं कि हमारी स्लीप हैम्पर होती है और हमारी एक्टिवनेस बढ़ जाती है। हार्ट पे भी कॉफी कुछ ना कुछ तरह से इफेक्ट डालती है, जैसे कि प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो कि जनरली भी हो जाते हैं, जो बाद में एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की तरफ लीड करते हैं, जो हार्ट अटैक हम बोल सकते हैं कि काम करना बंद कर सकता है हार्ट। मैं दिन सुबह एक ही टाइम पीता हूँ बस, मॉर्निंग में। मतलब अच्छा लगता है, आदत लग गई है, बगैर चाय के अच्छा नहीं लगता। हाँ प्रॉब्लम तो है पता है, बट ये होती नींद वगैरह आती है तो उस कंडीशन आती पी लेता है, नींद नहीं आती ये, और रिफ्रेश करने के लिए भी पी लेते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं तो पी लेते हैं। दूध वाली चाय से नुकसान होता है मेरा मानना है, क्योंकि अनहेल्दी होती है और गर्मियों में क्योंकि चाय से गर्मी आती है तो गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। मैं जनरली चाय नहीं पीती, पर कैंपस में आते हैं तो हम लोग चाय पी लेते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कितना, अभी जैसे अभी बैठे हुए थे चाय के लिए पूछा तो पी लिया, मना नहीं किया। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब आप चाय पीते हैं तो आपके कप में सिर्फ एक चाय है, जो कि एक प्रोडक्ट है, आपने बस चाय पी ली। लेकिन असल में चाय की चुस्कियों में सिर्फ चाय नहीं होती, एक ऐसा सुकून होता है जो लोगों को साथ भी लाता है और उन्हें सुख दुख बांटने का एक मौका भी देता है। हमारे देश में लोग जब दुखी होते हैं या जब वो सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं, खुश होते हैं, तब वो यही कहते हैं कि चलो चाय पीते पीते बात करते हैं। जब कोई विवाद सुलझाना होता है, अपने दिल की कोई बात करनी होती है, अपना दिन कैसा बीता उसके बारे में अपने मनपसंद व्यक्ति को बताना होता है, तो हम यही कहते हैं चलो एक एक कप चाय हो जाए। यानी चाय उस भावना का नाम है जो हर घूंट के साथ शरीर में एक स्फूर्ति और सकारात्मकता लाता है और आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। इसलिए चाय और कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि जब आप किसी के साथ चाय पीते हैं, किसी के साथ कॉफी पीते हैं, तो ये आपके रिश्तों को भी मजबूत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल में। अमेरिका के नेशविल शहर की दिल दहला देने वाली तस्वीर आपको दिखाएंगे, जिन्हें देखने के बाद आप कहेंगे कि शुक्र है कि आप और आपके बच्चे अमेरिका में नहीं रहते। अगर आप भारत में रहते हैं तो भले ही आपके पास कितनी ही समस्याएं होती हों, लेकिन जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आपको इस बात का डर कभी नहीं होता कि आपके बच्चे के स्कूल में अचानक से कोई अपराधी घुसकर गोलियां चला देगा और आपका बच्चा पता नहीं स्कूल से वापस भी आएगा या नहीं। लेकिन अमेरिका में यही हो रहा है। अमेरिका के नेशविल शहर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई जो अमेरिका के साथ साथ भारत में रहने वाले हर माता पिता को भी डराने वाली हैं। आपको याद होगा, वहां के एक स्कूल में अचानक से एक हमलावर जो अपने आप को ट्रांसजेंडर बताता था, वो बंदूक के साथ घुस गया और उसके बाद उसने बच्चों पर गोलियां चलाई। लेकिन उसे कैसे पुलिस वालों ने कंट्रोल किया, उसका बॉडी कैम वीडियो आया है, पहले आप वो देखिए। Give me 3. Let's get 3. Let's go. Metro Police. Metro Police, open the door. Go, 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 go. Go. Next. Let's go. Move! Move! Watch out, watch out. Move. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऑपरेशन के दौरान बॉडी कैम का इस्तेमाल किया गया। यानी जो पुलिस वाले थे जो इस एनकाउंटर में शामिल थे, उन सब के शरीर पर एक कैमरा लगा हुआ था, जिसे बॉडी कैम कहते हैं, जो शरीर पर कैमरा आपके लगा दिया जाता है। और इस ऑपरेशन की जो सारी तस्वीरें हैं वो लगातार रिकॉर्ड हो रही थी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई वीडियो गेम देख रहे हैं। और आजकल जब इस तरह के जो एनकाउंटर्स किए जाते हैं तो उस समय जो खासतौर पर जो पश्चिमी देश हैं, वहाँ के पुलिस या वहाँ के जो आर्मी के जवान होते हैं, वो बॉडी कैम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको सब कुछ पता चलता है कि ये एनकाउंटर कैसे हुआ। और
ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यही हमलावर की तस्वीर है। हमलावर को उन्होंने मार डाला था क्योंकि यह हमलावर अचानक खतरनाक गन के साथ स्कूल में आया। उसने कुछ बच्चों की हत्या की और बच्चों पर उसने हमला कर दिया। तो चिंताजनक बात यह है वो ये कि अमेरिका में अब स्कूलों पर इस तरह बच्चों पर हमले आम बात हो गई है। और वहां अगर आपका कोई जानने वाला अमेरिका में रहता है, कोई परिवार आपका जानने वाला अमेरिका में रहता है, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे देश में तो अभी ये माहौल नहीं है, लेकिन अमेरिका में आज अगर किसी का बच्चा स्कूल जाता है तो वो ये नहीं, उसे हमेशा ये आशंका जरूर लगी रहेगी कि बच्चा वापस आएगा या नहीं। क्योंकि और सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है।